एक बेस है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कहा गया है। स्टार्टिंग में देखिएगा सेकंड स्लाइड में लिखा था इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये सोसाइटी का प्रॉब्लम को स्टडी करता है। तो सोसाइटी का प्रॉब्लम में से, और सब प्रॉब्लम डेफिनेशन जो हम बताए थे, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, वहीं से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर इंसान का ज़रूरत सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बेसिक ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है, तो इंसान को क्या बोलेंगे, वो गरीब है। पोवर्टी, ये गरीबी का एग्जाम्पल है, ठीक है। लोग गरीब हैं, देखो ये गरीब आदमी है, ठीक है, बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है कि पोवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम अराइज वहीं से होता है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। लेकिन जो जिस तरह का प्रॉब्लम अराइज होता है वो सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप साइंस में क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कि आप लोग मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं वो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। डिमांड, सप्लाई, ठीक है, पोवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, और भी बहुत सारा जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने के बाद जानते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा कैसे है, ये प्रॉब्लम इंडिया में इतना पोवर्टी क्यों है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, किस तरह से ये प्रॉब्लम को, ये गरीबी को घटाया जाए। तो ये सब चीज़ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? इंडिया में अराउंड कितना परसेंट लोग गरीब हैं, आइडिया है? पोवर्टी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इंडिया में अराउंड 2011-12 का डेटा के हिसाब से 22% लोग गरीब। अब अभी का हिसाब से चलिए पता नहीं कितना है, अभी कोविड की वजह से तो और बढ़ गया होगा अप्रॉक्सीमेटली। चलो हमको नहीं पता अभी कितना है, लेकिन 20% पकड़ ले रहे हैं कि कोविड से पहले होगा। हो सकता है कोविड की वजह से उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन जो भी अराउंड 20% पॉपुलेशन इंडिया में गरीब है। और 20% कम नहीं है, क्योंकि पूरा कंट्री का पॉपुलेशन का 20% निकालिएगा तो नंबर में बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो एक पोवर्टी जो है, गरीबी जो है, एक चैलेंज है हम लोग के लिए कि गरीबी को किस तरह से हम लोग घटाएं। एक इंसान है जो जिसका बेसिक ज़रूरत भी पूरा नहीं हो रहा है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड का रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन का रिक्वायरमेंट, हेल्थ का रिक्वायरमेंट, दवा का, मेडिसिन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है कि हम लोग समझ सकें कि प्रॉब्लम किस वजह से पोवर्टी इतना ज़्यादा है इंडिया में, और वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। बात समझ में आ रहा है? फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। देखिए लिखा है रेडी टू वर्क, काम नहीं है, लेकिन लाइन में सब खड़े हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी, इंडिया में भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत लोगों के पास काम नहीं है। तो ये भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। आप लोगों को क्या लग रहा है किस वजह से इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है? मतलब अपना रीज़न दिए, हो सकता सही हो सकता गलत, तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये एक रीज़न हो सकता है। इस पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम कम है, उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन को काम देना, काम मिलना डिफ़िकल्ट काम है, डिफ़िकल्ट जॉब है, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। वो बात अलग है कि हम अग्री नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं ये है रीज़न है, लेकिन ठीक है ये रीज़न है, ऐसे जो पढ़िएगा तो ये रीज़न है। सेकंड और क्या होगा? इलिटरेसी, बहुत अच्छा। पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा रीज़न बताएं आप, और इलिटरेसी भी रीज़न है एक कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है। इंडिया में इलिटरेसी बहुत है, इंडिया में अराउंड 74-75% लोग पढ़े लिखे हैं, अराउंड ऐसे ही कुछ है। तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से जो है जॉब नहीं मिल पा रहा है। एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेसी तो मतलब हुआ कि पढ़ने लिखने नहीं आता है। आप पढ़ने लिखने आते भी है तो मतलब एजुकेटेड नहीं, ग्रेजुएट नहीं है, मास्टर्स नहीं, बहुत कोई जो है अनएजुकेटेड है, इस वजह से काम नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। और बहुत अच्छा, कंपनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितना कंपनीज होगा, जितना फर्म्स होगा, जितना प्रोड्यूसर्स होगा, वही तो काम देगा, वो ज़्यादा नहीं है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो ये चीज़ आप लोग कहाँ पर पढ़िएगा, कौन सा सब्जेक्ट में पढ़िएगा? इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा। और ये जो आप सोच रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है एक सोचने वाला सब्जेक्ट है। ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम आ रहा क्यों है, ठीक है। तो ये एक सोचने वाला सब्जेक्ट है, किस तरह से इसको प्रॉब्लम को हम जाने कि प्रॉब्लम की, जैसे कि आप लोग अभी खुद के तीन रीज़न अभी आप बता दिए क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा रीज़न हो सकता है। जैसे कि एक कुछ साल पहले हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे यूएस का, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, जिसमें लिखा था कि अमेरिका में, यूएसए में
रोबोट्स के ज़रिए यानी कि मशीन्स वगैरह के ज़रिए बहुत सारा एग्रीकल्चरल वर्क, बहुत सारा खेती का काम करवा लिया जाता है मशीन के ज़रिए। तो वर्कर्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा या कम? वैसे इंडिया में बहुत सारा जगह पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जहाँ पर मशीन के ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो लेबर का रिक्वायरमेंट्स क्या है, कम है, वर्कर्स का रिक्वायरमेंट कम है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है ना। रूरल एरिया उतना डेवलप नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोग जो है अर्बन एरिया में आ रहे हैं अच्छा जॉब के लिए, इसलिए अर्बन एरिया में यानी कि शहर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स में ये सब रीजंस हम लोग को मिलता है कि किस वजह से कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब प्रॉब्लम समझ में आता है तो उसके बाद फिर हम लोग को सॉल्यूशन भी समझ में आता है, फिर हम लोग सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और ये प्रॉब्लम बढ़ते चले जा रहा है और आपको फिनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है, तो आपको बोला गया कि आप सॉल्यूशन दिए किस तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपको हम इकोनॉमिस्ट बना दिए, मतलब हम नहीं बना दिया, आप बन गए, तो अब बताइए किस तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया, आप खुद बताए थे इस ये प्रॉब्लम है, तो क्या सॉल्यूशन दिएगा, वो प्रॉब्लम ही से तो सॉल्यूशन आएगा। बोलिए कौन क्या प्रॉब्लम दिया था, पॉपुलेशन कौन बताया था, पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक रीज़न है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये सॉल्यूशन हो सकता है। फिर और कौन, इलिटरेसी कौन बोला था, इलिटरेसी, तो क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन कंट्री में आम किया जाए और अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो क्या होगा, लोगों को काम आराम से मिल जाएगा। आप क्या बोले थे, कंपनीज कम है, तो क्या किया जाए, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज़ को बढ़ाए कि ज़्यादा फर्म्स खुले, ठीक है, तो ज़्यादा आदमी को काम मिलेगा। तो आप लोग ये प्रॉब्लम भी बता दिए, सॉल्यूशन भी बता दिए, बन गए आप इकोनॉमिस्ट, नेक्स्ट फिनेंस मिनिस्टर के लिए अप्लाई कर दिएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम या कोई भी सोसाइटी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रहा है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। फिर ये देख के आपको क्या लग रहा है, क्या है, ये भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ऑफ वेल्थ, कि एक आदमी के पास इतना वेल्थ है, इतना इनकम है कि, और यहाँ 5 आदमी है लेकिन इसका वेल्थ इतना है कि ये पूरा झुक गया, ये इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है ना। कुछ आदमी कंट्री में कुछ लोग जो है बहुत अमीर होते जा रहे हैं, है ना, टाटा, बिरला, अंबानी, और काफ़ी पॉपुलेशन इंडिया का जो है गरीब है या मिडिल क्लास है। तो ये इनइक्वालिटी भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये कौन कहाँ पढ़िएगा, कैसे प्रॉब्लम इनइक्वालिटी का सॉल्व होगा, इकोनॉमिक्स में। इनइक्वालिटी है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत सारा सिस्टम हो सकता है, जैसे कि इंडिया में है, उसको इनइक्वालिटी को कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, कि जो ज़्यादा पैसा वाला है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। अभी एग्जैक्टली टैक्स स्लैब क्या चल रहा है ज़हन में नहीं है मेरा, ठीक है, थोड़ा चेंज होता रहता है ना, हर बार नया बजट आता है तो, लेकिन पहले का टैक्स का स्लैब के हिसाब से बताएं अगर हम, तो ईयरली इनकम जिसका 2.5 लाख से 0 से 2.5 लाख के बीच में है उसको वो कोई इनकम टैक्स नहीं देगा। जिसका इनकम ईयरली इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है वो 5% टैक्स देगा। जिसका इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है वो 20% टैक्स देगा, और जिसका इनकम 10 लाख से ऊपर है वो 30% टैक्स देगा, 10 लाख से जितना भी ऊपर हो जाए। तो ये टैक्स स्लैब है, मतलब अमीर से ज़्यादा टैक्स लो। अब एग्जैक्टली अभी क्या टैक्स स्लैब चल रहा है नहीं पता, इनकम टैक्स स्लैब, लेकिन अमीर से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और गरीब से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है उससे मीडियम टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह से जितना पैसा उतना टैक्स, तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगा। अमीर से टैक्स लेके हम गरीब को हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं कि वहाँ पर बहुत कोई जो है पढ़ पा रहे फ्री में, राशन शॉप से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सस्ता में। तो अमीर से पैसा लेके गरीब में बांटना, इस तरह से इनइक्वालिटी कम होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन, ये भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो एडिबल ऑयल्स है, खाने वाला तेल है, सरसों तेल हुआ, ये सब चीज़ का दाम कितना बढ़ रहा है। बीच बीच में प्याज का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, हर चीज़ का। या अभी से आप 10 साल पहले चले जाइए
टाइम मशीन से, ठीक है, तो देखिएगा सब चीज़ का दाम कम था, अभी 10 साल में बहुत बढ़ गया। 10 साल क्या, मतलब विथ टाइम सब चीज़ का दाम बढ़ता ही है। आप 40-50 साल पहले चले, देखिए बहुत कम था दाम। तो विथ टाइम क्या होता है, टाइम के हिसाब से सब चीज़ का दाम क्या होता है, बढ़ता है। तो ये महंगाई भी एक सोसाइटी का प्रॉब्लम्स है। अगर कोई चीज़ महंगा होता है तो गरीब आदमी जो है और गरीब हो जाते हैं। जिसका इनकम फिक्स्ड है वही इनकम से हम तो कम चीज़ खरीद पाएंगे, ठीक है। तो महंगाई जो है अच्छा चीज़ नहीं है। तो अगर कोई चीज़ का, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, प्राइस को कंट्रोल कैसे करें कि ज़्यादा सब चीज़ का दाम नहीं बढ़े, ठीक है। तो अक्सर देखिएगा आप जो है न्यूज़ वगैरह पे महंगाई से रिलेटेड बात होता रहता है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, कम किया जाए, क्यों ऐसा सब चीज़ का क्यों दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं न्यूज़ वगैरह पे। तो ये महंगाई किस वजह से बढ़ रहा है, कहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, कहाँ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये सब चीज़ इकोनॉमिक्स का चीज़ है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये सब चीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन का नाम सुने? हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा महंगाई जब बढ़ जाता है कि जो मतलब कि अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा सब चीज़ का जब दाम बढ़ जाता है अनलिमिटेड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो है बहुत सारे कंट्रीज़ पे, मतलब कुछ कंट्रीज़ पे हुआ है, जैसे कि जर्मनी में हुआ था 1921-22 के बीच में, फिर जिम्बाब्वे में हुआ है, फिर मेरे ख्याल से वेनेजुएला में भी हुआ है। तो मतलब हद से ज़्यादा जब महंगाई बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इतना ज़्यादा सब चीज़ का दाम बढ़ा था, ये 1921-22 का सबसे पहले हम बात बता रहे जर्मनी का, कि एक न्यूज़पेपर जिसका प्राइस 0.30 मार्क था, यहाँ पर इंडिया में रुपीज़ है ना, वहाँ का करेंसी को मार्क बोलते हैं हम लोग। तो 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपी भी नहीं, मतलब वहाँ पर मार्क है तो 1 मार्क भी नहीं, बल्कि 0.30 मार्क, जैसे कि 30 पैसे अगर हम बोलें, तो एक न्यूज़पेपर जिसका दाम 0.30 मार्क था, तो बताइए अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा तो ये न्यूज़पेपर, हम तो सिर्फ न्यूज़पेपर का, सबसे पहला बात तो न्यूज़पेपर का सिर्फ बात नहीं कर रहे, सब चीज़ का दाम वैसे ही बढ़ा था। कोई भी तो एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, देखिए इसका दाम इतना बढ़ गया था, तो हम एक न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एक न्यूज़पेपर जिसका 0.30 मार्क था, उसका दाम बढ़ के कितना होगा अगर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा, तो बताइए कितना? 50। बहुत कम बोल रहे हैं आप, बोली लगाइए, बोली। 5,000 अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। 1 लाख, बोली और बढ़ाइए, और बढ़ाइए। 10 करोड़, आप थोड़ा क्लोज है, ठीक है। 70 करोड़ नहीं, आप क्लोज है, 3, 4, 5, 7 करोड़। 7 करोड़ मतलब 70 मिलियन मार्क एक न्यूज़पेपर का प्राइस। वैसे सभी चीज़ का प्राइस, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, ठीक है। सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, हर चीज़ का, फूड का भी, फूड नहीं लेना, सब चीज़ का दाम वैसे ही बढ़ गया, ठीक है। ये जर्मनी में भी हुआ और एक बार जिम्बाब्वे में भी हुआ कि ये नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है, हम लोग पॉकेट में पैसा लेके जाते हैं और एक बैग में फूड खरीद के आते हैं। यहाँ पर थैली थैली इतना इतना पैसा लेके जाना पड़ता था और इतना पैसा देने के बाद थोड़ा फूड पॉकेट में लेके आना पड़ता था, ठीक है। इतना ज़्यादा महंगाई, ये एग्जांपल है, देखिए। एवरी जिम्बाब्वियन इज बिलियनर, मतलब सब बिलियनर है, बहुत पैसा है सबके पास, लेकिन पैसा का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सब चीज़ का तो दाम इतना ज़्यादा है, तो बिलियनर होके क्या फ़ायदा। तो अब ये इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ, ये इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ, कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। सॉल्व कैसे किया जाए प्रॉब्लम को, कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। बात समझ में आ रहा है? तो इकोनॉमिक्स में सोसाइटी का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाए वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व जो करता है, ठीक है, जो पॉलिसी बनाता है कि सोसाइटी का प्रॉब्लम को कैसे हम लोग मैनेज करें, कैसे हम लोग कंट्री का इनकम को बढ़ाएं, कैसे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ाएं, कैसे गरीबी घटाएं, कौन ये सब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट, है ना। जो इकोनॉमिक्स पे स्पेशलिस्ट होता है, जो रिसर्च करता है, ठीक है, जो पॉलिसीज़ को बनाता है, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। तो ये सब प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? इकोनॉमिस्ट। कोई इकोनॉमिस्ट को आप लोग जानते हो इंडिया का?
कोई भी नहीं। देखिए ये सब इकोनॉमिस्ट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पहले फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1990s पे। तो ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। पहचान रहे नहीं इनको? कौन है? नोबेल प्राइज विनर, नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन, बंगाल से हैं। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, ठीक है, इंडिया से। तो इकोनॉमिक्स में पूरा नोबेल प्राइज़ इतना बड़ा जो अवार्ड है वो इनको मिलता है इकोनॉमिक्स पे। अमर्त्य सेन, नहीं सुने नाम? रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर थे पहले 2016 तक, ठीक है। हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन। और इनका नाम क्या है? मोंटेक सिंह आलूवालिया। ये भी पहले इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कि प्लानिंग कमीशन में। तो ये सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है। एक इकोनॉमिस्ट जो इंडिया से है वो भी नोबेल प्राइज़ अभी रिसेंटली मिला है, हम खास करके नहीं डाले हैं पूछने के लिए। बताइए, आपको तो मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला है उनको, इंडिया से है वो इकोनॉमिस्ट। कौन है? नहीं पता, अभी रिसेंटली मिला है, एक दो साल पहले ऐसा कुछ शायद। अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज़ विनर है इकोनॉमिक्स पे, हमको लगा पता होगा। तो अभिजीत बैनर्जी वो भी इंडिया से हैं, अमर्त्य सेन वो भी इंडिया से, और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, सबका तो यहाँ पर पिक्चर में हम नहीं डाले हैं, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिस्ट जो है, ये सब जो है कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, किस तरह से कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। जैसे अभिजीत बैनर्जी का जो ये है, क्या बोलते हैं, अभी जब वो जो बुक लिखे थे, एक बुक का नाम था पुअर इकोनॉमिक्स, मतलब उसमें होगा गरीबी किससे रिलेटेड, किस तरह से गरीबी का प्रॉब्लम किस वजह से है और किस तरह से सॉल्व किया जा सके। फिर एक इकोनॉमिक्स था गुड इकोनॉमिक्स ऑफ हार्ड टाइम्स, ऐसा बोल के है। तो अगर कोई हार्ड टाइम्स, मतलब कंट्री अगर हार्ड टाइम से गुजर रहा है तो गुड इकोनॉमिक्स मतलब किस तरह वो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जो इकोनॉमिस्ट है, ये सब कंट्री का प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सके, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाया जा सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ये लोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? साइज के हिसाब से इकोनॉमिक्स को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बोलते हैं तो माइक्रो मतलब आप लोगों को क्या पता है? छोटा। तो माइक्रो मतलब छोटा है, छोटा इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा। आप कोई मतलब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, कुछ चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको बोलते हैं जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। जैसे कि कोई एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कंज्यूमर को कितना क्वांटिटी गुड्स का खरीदना चाहिए, ठीक है, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ सकते हैं। एक प्रोड्यूसर यानी कि एक कंपनी, एक फर्म जो है, फर्म मतलब प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर को गुड्स का प्राइस क्या रखना चाहिए, कितना क्वांटिटी मार्केट में बेचना चाहिए, ठीक है। एक मार्केट के बारे में पढ़ रहे, एक मार्केट में, वो मार्केट में डिमांड कितना है, गुड्स का सप्लाई कितना है। जब एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक मार्केट, ठीक है, इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो ये सब स्टडी क्या चीज़ के बारे में है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, छोटा लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब पूरा इकोनॉमी, पूरा कंट्री का इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बड़ा लेवल पे पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा कंट्री के लेवल पे पढ़ रहे हैं या पूरा स्टेट के लेवल पे पढ़ रहे हैं, पूरा इकोनॉमी के बारे में, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अगर जो है एक फर्म का हम प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि वो कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइक्रो हो गया। लेकिन पूरा कंट्री में कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा इकोनॉमी में, जीडीपी मतलब वही आउटपुट हुआ, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि पूरा कंट्री का आउटपुट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ का दाम के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये गुड्स का, ये बुक का प्राइस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर पूरा हर चीज़ का दाम के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस लेवल, महंगाई, पूरा कंट्री में कितना महंगाई है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर पूरा कंट्री का एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना लोग अनएम्प्लॉयड है, कितना लोग एम्प्लॉयड है, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर एक गुड्स के डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये फ़ोन का डिमांड कितना है, ठीक है, मार्केट में, ये सैमसंग या रेडमी नोट 7 का डिमांड कितना है, तो ये माइक्रो हो गया। लेकिन अगर पूरा एग्रीगेट डिमांड मतलब कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है, सबका ओवरऑल कितना डिमांड है,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये फ़र्क है माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो हो गया। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, अबाउट द होल इकोनॉमी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। पूरा इकोनॉमी के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो इसलिए चैप्टर्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होता है। जब पूरा इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो वो सब चैप्टर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब चैप्टर्स रहेगा, इन्फ्लेशन ये सब चैप्टर्स रहेगा, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम?